जय हिंद विद्यार्थियों। आइए आज के इस कालखंड में हम बात करते हैं कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र भारतीय अर्थव्यवस्था। कक्षा 11वीं की जो भारतीय अर्थव्यवस्था पाठ्य पुस्तक है, इस पाठ्य पुस्तक का जो प्रथम अध्याय है उस पर हम चर्चा कर चुके हैं। दूसरे अध्याय में हम भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से लेकर 1990 तक अर्थात स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष क्या चुनौतियां थी, किस तरह की अर्थव्यवस्था या आर्थिक प्रणाली हमारे देश में अपनाई गई, आज के इस कालखंड में हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं, जब 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, उस समय देश के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती थी या सबसे बड़ी असमंजस की जो स्थिति थी कि देश में किस तरह की आर्थिक प्रणाली को अपनाया जाए। तो हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री तथा उनके जो सहायक मंत्री या नीति नियंता थे, उन लोगों ने देश की समग्र परिस्थितियों पर विचार किया। यद्यपि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे वो समाजवादी विचारधारा के पक्षधर थे, समाजवादी अर्थव्यवस्था के पक्षधर थे, लेकिन समाजवाद जैसा कि सोवियत संघ में उस समय प्रचलित था, सोवियत संघ में खेत तथा कारखानों पर सरकार का नियंत्रण था, सरकार का आधिपत्य था। लेकिन हमारे देश में जमीनें किसानों की थी, भूस्वामित्व की एक नई व्यवस्था बना करके उन जमीनों को ले पाना संभव नहीं था। तो आवश्यकता इस बात की थी कि हम अपने देश की परिस्थितियों के अनुरूप किस तरह की आर्थिक प्रणाली को अपनाएं। जब हम किसी आर्थिक प्रणाली का चुनाव करते हैं तो मुख्य रूप से हमारे सामने 3 प्रश्न होते हैं, चाहे वह कोई भी आर्थिक प्रणाली हो। क्या मूल प्रश्न होते हैं कि किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए, यानी अर्थव्यवस्था में किन वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन हो। दूसरा प्रश्न होता है कि वस्तुएं तथा सेवाएं किस प्रकार उत्पादित की जाएं और उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का वितरण किस प्रकार किया जाए। तो ये जो 3 प्रश्न हैं, ये प्रत्येक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कहलाती हैं, या इनको हम अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं भी कहते हैं। इस विषय पर हमने पृथक से भी वीडियो तैयार किया है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में इन तीनों प्रश्नों का उत्तर किस तरह से मिलेगा। अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है तो किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन उन वस्तुओं की मांग के आधार पर होता है। जिन वस्तुओं की मांग होती है उन्हीं वस्तुओं का अर्थव्यवस्था में उत्पादन होता है। किस प्रकार उत्पादित किया जाए, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में चूंकि उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है और वे अपने लाभ के लिए कार्य करते हैं, तो वे उस उत्पादन पद्धति को अपनाते हैं जिसमें उनकी बचत होती है। अर्थात पूंजी प्रधान तथा श्रम प्रधान तकनीक में से किसी एक तकनीक का चुनाव करते हैं। अगर पूंजी सस्ती है, अर्थात मशीनों से उत्पादन करना सस्ता है, तो वो मशीनों से यानी पूंजीवादी उत्पादन तकनीक का इस्तेमाल करेंगे। अगर श्रम सस्ता है तो श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग करके और उत्पादन किया जाएगा ताकि कम लागत में वे वस्तु का उत्पादन कर पाए। तीसरा जो प्रश्न है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, इसका क्या उत्तर होगा कि उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का वितरण किस प्रकार किया जाए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब है कि बाजार अर्थव्यवस्था, और बाजार अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की जो कीमतें हैं या वस्तुओं का जो उत्पादन है वो उन वस्तुओं की मांग तथा लोगों की क्रय शक्ति पर निर्भर करता है। यानी वस्तुओं का वितरण किस तरह होगा, लोगों की क्रय शक्ति के आधार पर। जो व्यक्ति जिस वस्तु का मूल्य चुकाने में सक्षम होगा वह व्यक्ति उस वस्तु को क्रय कर पाएगा, और जिसके पास मूल्य चुकाने के लिए पैसे नहीं होंगे वह उस वस्तु या सेवा का प्रयोग नहीं कर पाएगा। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था में इन्हीं प्रश्नों के उत्तर अलग तरह से हो सकते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में किन वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाए यह बाजार मांग से तय नहीं होता, बल्कि समाज की आवश्यकता से तय होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार उन्हीं वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करती है जिनकी की समाज को आवश्यकता है तथा जो समाज के लिए हितकर है। दूसरा जो प्रश्न है, वस्तुएं तथा सेवाएं किस प्रकार उत्पादित की जाए, उत्पादन का ढंग क्या हो। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का ढंग या उत्पादन की जो विधि है वो समाज कल्याण को ध्यान में रखकर की जाती है। विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि हमारे आसपास अनेक ऐसे कार्य शासन के द्वारा किए जाते हैं जो मशीनों से 1 या 2 दिन में किए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी
ऐसे कार्यों को भी सरकार क्या करती है, मजदूरों यानी श्रमिकों के माध्यम से कराती है। सड़क बनाना है, तालाब बनाना है, नहरें बनानी है, तो मशीनों के माध्यम से यह कार्य बहुत कम समय में हो सकता है, लेकिन सरकार यह कार्य मजदूरों से कराती है। क्यों? क्योंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था की जो अवधारणा है कि समाज का अधिकतम कल्याण हो, समाज को अधिकतम लाभ मिले, इसलिए मजदूरों से कार्य कराया जाता है, भले ही कार्य की लागत अधिक क्यों ना हो। तो यहां पर व्यक्तिगत लाभ को नहीं देखा जाता या सरकार अपनी बचत को नहीं देखती है। उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का वितरण किस प्रकार किया जाए? जहां पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं का वितरण लोगों की क्रय शक्ति के आधार पर होता है, वहीं यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो वस्तुओं तथा सेवाओं का वितरण है वह उनकी क्रय शक्ति के आधार पर ना होकर के उनकी आवश्यकता के आधार पर होता है। आप देखेंगे कि जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य, हमारे देश में शिक्षा और स्वास्थ्य पर सरकार बहुत अधिक धन खर्च करती है, साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं जो है निःशुल्क उपलब्ध कराने का कार्य करती है। तो यहाँ लोगों की आवश्यकता को ध्यान में रखा जाता है। आप देखेंगे कि सुविधाओं का जो वितरण है, कुछ समय पहले तक हमारे देश में, हमारे समाज में जो एलपीजी गैस है, यह होना एक प्रतिष्ठा का सूचक हुआ करता था। एक गरीब आदमी के घर में रसोई गैस का सिलेंडर हो, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, क्योंकि इसके लिए एक मुश्त 4-5 हजार रुपए हमको चुकाने होते थे और लंबी वेटिंग होती थी, 1000-2000 की वेटिंग होती थी गैस एजेंसी में। लेकिन सरकार के द्वारा इस प्रकार की जो, चूंकि मूलभूत सुविधा, ईंधन की सुविधा भी मूलभूत सुविधा में सरकार ने तय किया कि सभी घरों तक ये हमें पहुंचाना है, और उज्ज्वला योजना के तहत पूरे देश में करोड़ों गैस कनेक्शन बांटे गए। इसी तरह पेयजल, स्वच्छता के दृष्टिकोण से शौचालय, ऐसी सुविधाएं घर घर में पहुंचाने के लिए सरकार ने कार्य किया। तो लोगों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर यहां पर इन चीजों का उत्पादन हुआ तथा उनका वितरण हुआ, ना कि उनकी क्रय शक्ति के आधार पर। तो इस प्रकार हमारे देश में जो हमारे देश के नीति नियंता थे, जो प्रथम प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल, उन्होंने तय किया कि देश के लिए ना तो हम विशुद्ध रूप से समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपना सकते हैं, ना ही विशुद्ध रूप से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपना सकते हैं। तो दोनों यानी पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिला जुला रूप यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था को हमारे देश में अपनाने का निर्णय किया गया। और सन 1948 की औद्योगिक नीति प्रस्ताव तथा जैसे कि हमारे संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत सरकार को अधिकतम जन कल्याण के कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं या बाध्य करते हैं। तो इसके आधार पर हमारे यहाँ तय किया गया कि हम समाजवादी तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मिला जुला रूप यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाएंगे, और इसके लिए ये देश के विकास की एक वृहद योजना तैयार करके और उसको क्रियान्वित करने का निर्णय लिया गया। और इस कार्य के लिए योजना आयोग की स्थापना सन 1950 में की गई। योजना आयोग के जो अध्यक्ष वो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। तो योजना आयोग के गठन के पश्चात देश के आर्थिक नियोजन के लिए जो योजनाएं बनाई गई, उन्हें हमारे देश में नाम दिया गया पंचवर्षीय योजनाएं, जिनका कि लक्ष्य था समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समानता। और इन योजनाओं के निर्माण में जिन लोगों का योगदान था, उन महत्वपूर्ण थे, वह थे प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस। प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस को भारतीय योजनाओं का निर्माता भी कहा जाता है। उनकी अगुवाई में देश के लिए पंचवर्षीय योजनाएं तैयार की गई तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना से उनके द्वारा बनाई गई योजना के अनुरूप कार्य प्रारंभ किए गए। अब जो पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य निर्धारित किए गए, उन लक्ष्यों पर बात करते हैं, जिसमें पहला है समृद्धि। समृद्धि का अर्थ क्या है? देश में वस्तुओं तथा सेवाओं की उत्पादन में वृद्धि करना, और ना केवल वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्रा में वृद्धि करना, बल्कि इन वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन में दक्षता में वृद्धि करना, अर्थात लोगों तक अधिकतम वस्तुओं तथा सेवाओं को पहुंचाना, जिससे कि उनका जीवन स्तर पहले से बेहतर हो सके। समृद्धि की माप के लिए जो पैमाना है वह है किसी देश की जीडीपी। किसी देश की जीडीपी से हमको पता चलता है कि वह देश कितना समृद्धशाली देश है या वहां आर्थिक विकास किस तरह से हो रहा है। और जीडीपी किसे कहते हैं?
किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य यानी बाजार मूल्य का योग जो है वह जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। इसको आप इस तरह से समझ लें कि जीडीपी अर्थात एक केक है, और केक जितना बड़ा होगा उतने अधिक लोगों तक वह पहुंचाया जा सकेगा या अधिक से अधिक लोगों को उससे संतुष्ट किया जा सकेगा। तो इस प्रकार जीडीपी क्या है, एक केक के समान है। जितनी ज्यादा जीडीपी होगी वह देश उतना ही ज्यादा समृद्धशाली होगा, वहां के लोगों का रहन सहन का स्तर, वहां के लोगों का भौतिक सुख सुविधाओं का स्तर जो है वह उतना ही ऊंचा होगा। अब जो जीडीपी है, जीडीपी आती कहां से है? जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद, देश के अंदर जितनी भी वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, तो 3 तरह के क्षेत्र हैं जो जीडीपी में योगदान देते हैं। पहला प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक विनिर्माण, इसको हम द्वितीयक क्षेत्र भी कहते हैं, और तीसरा जो होता है सेवा क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को हम कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन इत्यादि यानी प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े हुए क्रियाकलाप आते हैं, जिनको कि हम प्राथमिक क्षेत्र में रखते हैं। विनिर्माण यानी नई वस्तु का निर्माण करना, अर्थात जो प्राथमिक क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तुओं का प्रयोग करके और नई वस्तुओं का निर्माण करना, भवन बनाना, कपड़े बनाना, साइकिल बनाना, कार बनाना, तो चीजों का निर्माण करना इस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसी तरह सेवा क्षेत्र, इन दोनों के कार्यों में जो सेवाएं यानी सहायक क्षेत्र है उसे हम कहते हैं सेवा क्षेत्र। जैसे बीमा, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सेवा क्षेत्र कहलाता है। तो इस प्रकार इन 3 क्षेत्रों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का, एक वर्ष में जितनी वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन होता है उसके बाजार मूल्य का योग कहलाता है जीडीपी। और ये जीडीपी ही किसी देश के आर्थिक विकास का या आर्थिक समृद्धि का सूचक होता है। आइए विद्यार्थियों, अब बात करते हैं पंचवर्षीय योजनाओं का जो दूसरा लक्ष्य है, आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण से क्या तात्पर्य है? आधुनिकीकरण का मतलब है विभिन्न उत्पादन की जो विधियां हैं उनमें नई प्रौद्योगिकी को शामिल करना, नई प्रौद्योगिकी से उत्पादन करना, जिससे कि पहले की तुलना में अधिक उत्पादन हो तथा हम जो आर्थिक समृद्धि है उसकी ओर बढ़ सकें। तो आधुनिकीकरण के लिए, जैसे भारत कृषि प्रधान देश है, तो कृषि में हमारे यहाँ उन्नत तकनीकों का प्रयोग हुआ, रासायनिक उर्वरक, उन्नत बीज, संकर बीज तथा कीटनाशक दवाइयों आदि का नई प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके और खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने में हमको मदद मिली। साथ ही जो विभिन्न उपभोक्ता सामान है, उन उपभोक्ता सामानों के उत्पादन में भी नई तकनीक को अपना करके, नई मशीनरी को अपना करके और उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है तथा पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर एक बात और समझना चाहिए कि आधुनिकीकरण का मतलब केवल आर्थिक दृष्टि से या उत्पादन की तकनीक में सुधार से ही नहीं है, अपितु समाज के दृष्टिकोण में भी बदलाव लाना जरूरी है। जैसा कि आप जानते हैं, पहले महिलाएं घर तक सीमित हुआ करती थी, बहुत कम अवसर मिलते थे बाहर निकल के अगर काम करने के, यहाँ तक कि शिक्षा के क्षेत्र में भी महिलाएं बहुत पीछे थी। लेकिन अब हमारे संविधान में प्रदत्त अधिकारों के कारण महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़कर कार्य कर रही हैं। ऐसे क्षेत्र जो पहले पुरुष प्रधान समझे जाते थे, वहां पर भी महिलाएं अपना योगदान दे रही हैं। तो समाज के दृष्टिकोण में बदलाव लाना भी पंचवर्षीय योजनाओं का एक प्रमुख उद्देश्य था। तीसरा जो उद्देश्य था, आत्मनिर्भरता। जब देश आजाद हुआ उस समय देश के सामने खाद्यान्न की भी कमी थी। हमारे यहाँ कृषि बहुत पिछड़ी हुई अवस्था में थी, उन्नत तकनीकों का प्रयोग नहीं होता था, जिससे भूमि की उत्पादकता कम थी। खाद्यान्न की दृष्टि से आत्मनिर्भर होना देश के लिए चुनौती थी और पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से हरित क्रांति का दौर आया। कृषि के क्षेत्र में उन्नत तकनीकों का प्रयोग, सिंचाई के साधनों में वृद्धि, उन्नत बीज, रासायनिक उर्वरक इत्यादि का प्रयोग करके और खाद्यान्न के क्षेत्र में अब हम आत्मनिर्भर हो गए हैं। आप देखिए कि आत्मनिर्भरता महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि अगर हम किसी अन्य देश पर विदेशी पूंजी के लिए, प्रौद्योगिकी के लिए या खाद्यान्न इत्यादि के लिए निर्भर रहते हैं, तो इससे क्या होता है, वह देश हमारे आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करने लगता है और इससे देश की संप्रभुता पर संकट हो सकता है। अगला जो लक्ष्य था पंचवर्षीय योजनाओं का, समानता।
यहाँ पर बाकी के जो लक्ष्य हैं, समृद्धि, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता, देश में केवल इन लक्ष्यों की प्राप्ति कर लेना ही पर्याप्त नहीं था। समाज में विभिन्न प्रकार का जो भेदभाव था, आर्थिक, सामाजिक, उस भेदभाव को खत्म करना, यह भी पंचवर्षीय योजनाओं का एक प्रमुख लक्ष्य था। महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दिए गए, घर से निकलकर कार्य करने की अनुमति दी गई, महिलाओं को पुरुषों के बराबर अब मजदूरी की जाती है तथा शासकीय तथा अशासकीय क्षेत्र में भी उन्हें पुरुषों के बराबर वेतन दिया जाता है। समाज में जो निर्धन तथा अमीर वर्ग के बीच जो अंतर था, उस अंतर को धीरे धीरे कम करना, अर्थात आर्थिक दृष्टि से जो विषमताएं हैं उन विषमताओं को दूर करना भी आर्थिक नियोजन का एक प्रमुख उद्देश्य था। इसके अलावा अलग अलग पंचवर्षीय योजनाओं में अलग अलग लक्ष्य रखे गए और उन लक्ष्यों की पूर्ति का प्रयास किया गया, लेकिन यह जो 4 लक्ष्य या उद्देश्य थे, ये सभी पंचवर्षीय योजनाओं में इन्हें शामिल किया गया तथा इनको लक्ष्य के रूप में रखा गया। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार आज के इस कालखंड में हमने 1950 से 1990 के बीच जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी उसके पहले भाग का अध्ययन किया। आगामी वीडियो में हम इसके बाद की विषय वस्तु का अध्ययन करेंगे कि ये पंचवर्षीय योजनाएं इन लक्ष्यों की प्राप्ति में कहां तक सफल हुई विभिन्न क्षेत्रों में। तो आशा है आज का यह कालखंड, इसमें दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अपने सहपाठियों से भी इसे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कि नई विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।